हेलो फ्रेंड्स। हम कॉल कर रहे थे नाबार्ड का ईएसआई सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने रीजनल इम्बैलेंस इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कवर किया था। इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसे बोलते हैं। देखो, इसके यहाँ 3 टाइप्स होते हैं। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मतलब यहाँ मिनिस्ट्री या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही एंटरप्राइज को हैंडल करता है। इसके एग्जाम्पल है रेलवेज या पोस्टल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आते हैं, जैसे कि एचपीसीएल या आईओसीएल, भेल वगैरह। और या थर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें आते हैं एसबीआई या एलआईसी। समझ रहे हो? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The public sector can be classified into the departmental undertakings, which are directly managed by concerned ministry or department, example railways, post, etc. Then there is non-departmental undertaking, which are PSUs, example HPCL, IOCL, etc. Then there are financial institutions, example SBI, UTI, LIC, etc. The rationale behind the establishment of the PSUs was industrialization and the establishment of the capital goods industries and basic industries. The organizations that are not the part of the public sector are termed as private sector that was to raise profit for the organization. और फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है महारत्न कैटेगरी। ये सबसे बड़े एंटरप्राइज होते हैं, जैसे कि भेल, भारत पेट्रोलियम या कोल इंडिया वगैरह। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। इनका लास्ट 3 ईयर्स में एवरेज टर्नओवर रहता है ₹25,000 करोड़। उसके बाद एवरेज नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होता है और यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही ऐसे एंटरप्राइज के ऑपरेशंस इंडिया के बाहर भी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है नवरत्न कैटेगरी। ये महारत्ना से छोटे होते हैं। इसमें आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी कंडीशन ये है कि पिछले 3 साल में 6 पैरामीटर्स में इनका स्कोर 60 से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो पैरामीटर्स क्या है? एक है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, देन मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू टर्नओवर, आफ्टर दैट अर्निंग पर शेयर और इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस। क्लियर है? और लास्ट में आता है मिनीरत्न कैटेगरी। इसमें भी 2 कैटेगरीज है, 1 और 2। इसे क्राइटेरिया मैंने प्रोवाइड किया है, वो आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना। सो क्लियर हो गया आपको सारे कैटेगरीज। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इन इंटरप्राइजेस को कौन हैंडल करता है। सो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैंडल करता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये ध्यान रखें कि पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता था। अब यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही उन एंटरप्राइज की पॉलिसी निकालती है कि कैसे उन्हें काम करना चाहिए। उसके बाद उन एंटरप्राइजेस को इवोल्यूट भी करती है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। साथ ही इन सब एंटरप्राइजेस का डाटा या इंफॉर्मेशन भी इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The government reallocated the Department of Public Enterprises to Finance Ministry from the Ministry of Heavy Industries. It is a nodal department for all the central public sector enterprises and formulates policy pertaining to CPSEs. It lays down particular policy guidelines on performance improvement and evaluation, autonomy and financial delegation, and personal management in CPSEs. It furthermore collects and maintains information in the form of public sector enterprises survey on several areas in respect of CPSEs. और फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इंडियन इकोनॉमी में रोल क्या होता है या उसकी ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पब्लिक एंटरप्राइज के बिजनेस के लिए बड़ा प्लान चाहिए, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत है। उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इकोनॉमी में नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालती है, जिससे बहुत सारे यूज़ को अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड रीजन्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे वहाँ का एरिया नए इन्वेस्टमेंट की वजह से डेवलप हो। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए इनोवेशंस आते हैं और उससे इकोनॉमी ग्रो होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाती, इसलिए उस फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लगाते हैं। अब आपको समझ रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का रोल। नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। The public sector plays a major role in uplifting the economic condition of society in various ways.
The major role of the public sector can be explained below. The public sector and capital formation. This sector has been a major reason for the generation of capital in the Indian economy. A large amount of the capital comes from the public sector units in India. Then creation of the employment opportunities. Public sector has brought about a major change in the employment sector in the country. They provide a lot of opportunities under various domains and thus helps in upliftment the Indian economy and society. Afterwards, development of different regions. The establishment of the major factories and plants has boosted the socio-economic development of different regions across the country. Inhabitants of the region are impacted positively concerning the ability of facilities like electricity, water supply, township, etc. Or last, upliftment of research and development. Public sector units have been investing a lot to introduce advanced technology, upgraded equipment and instruments. This investment will result in overall cost of production. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहला है डी रिजर्वेशन। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुद के लिए रिजर्व करके रखे थे, मतलब उन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे 1991 से बहुत सारे इंडस्ट्रीज में डी रिजर्वेशन किया गया। पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन या मिनरल ऑयल्स गवर्नमेंट के अंडर था। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी और रेलवे जैसे इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट के अंडर थे। अब इतना लिबरलाइजेशन हो गया है कि डिफेंस प्रोडक्शन छोड़ के बाकी सारे इंडस्ट्रीज में यहाँ कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। In the manufacturing sector, the reserved areas for the public sector now only include defense production and mineral oils. In case of mineral oils, petroleum exploration, petroleum refining, etc. However, private investment including the foreign investment is been actively invited but on discretionary basis. The other reserved areas are in respect of the atomic energy, minerals related to atomic energy, coal and lignite, and railway transport, mining of iron ore, manganese ore, chrome ore, etc. and mining of non-ferrous metals, which was earlier reserved for the public sector, was further de-reserved in 1993. Thus, from the original list of 17, now only 6 areas still remain reserved for the public sector. The public sector enterprises are now open to competition from new entry in all areas of manufacturing except in defense production. Next reform था revamping of sick PSUs. देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पे क्रिएट किए गए थे जिसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे वो बैंक के कर्जे में डूब रही थी। सो जो एंटरप्राइजेस बैंक्रप्सी के कगार में होते हैं उन्हें हम सिक बोलते हैं। वो हम कैसे पता करते हैं? एक तो उनका नेटवर्थ ज़ीरो या उससे कम हो गया है, या उन्हें 2 साल लगातार लॉस हो रहा है। जब ऐसा होता है तो उन्हें एक बोर्ड को रिकमेंड किया जाता है जिसे बोलते हैं BIFR, दैट इज़ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। वो बोर्ड एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम निकालती है जिससे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और उसके लिए वो एक ऑपरेटिंग एजेंसी भी बनाती है जो उस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करती है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट सिका has been amended to make mandatory the referral of the Sikh public sector enterprises to the BIFR, that is Board for Industrial and Financial Reconstruction. Hence, all Sikh or bankrupt public sector industrial firms now have to be restructured through revival, rehabilitation or closure if found to be unviable. Once the bankrupt public sector firms are referred to the BIFR, the government has by necessity to make decisions that result from the orders of this board. After referral to the BIFR, the board first has to decide whether a firm has been correctly referred to them in terms of the definition of sickness. A firm is defined as the sick if its net worth has been totally eroded, if it has made losses for 2 consecutive years, and if it has been in existence for more than 5 years. Once a firm is accepted by the board for further inquiry, the firm itself is usually asked to put forward its own proposal for a restructuring program. If this is not found to be satisfactory, an operating agency is usually appointed in order to examine its viability or otherwise. नेक्स्ट रिफॉर्म है नेशनल रिन्यूअल फंड। देखो, हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एफिशिएंटली काम ना होने की वजह से बड़े कर्जे में आ गए थे। अब एक तो उन्हें बंद करना पड़ता था या रिस्ट्रक्चर करना पड़ता था। रिस्ट्रक्चरिंग में कभी कभी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती थी। अब कंपनी बंद होने के बाद या फिर उस कंपनी में नई टेक्नोलॉजी आने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? इसलिए उन एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए ये फ़ंड निकाला है। उस फंड से एम्प्लॉय को जो लॉस हुआ उसकी भरपाई की जाती है।
उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आने से उन्हें ट्रेनिंग देके रीस्किल किया जाता है और साथ ही उन्हें नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So the National Renewal Fund was established in 1992 here to provide a social safety net for workers affected by industrial restructuring. The intention behind the NRF was first to provide a compensation to workers who would be affected by industrial restructuring, then to assist such workers in retraining and redevelopment, and to provide resources for employment generation in areas affected by industrial restructuring. It also had provision for compensating workers who opt to take voluntary retirement from existing public sector enterprises. और लास्ट रिफॉर्म है ग्रेटर ऑटोनॉमी। ये बोला जाता था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पॉलिटिशियंस बहुत इन्वॉल्व रहते थे, यहाँ तक कि उन कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स भी पॉलिटिशियंस के पहचान के लोग थे। इसकी वजह से वहाँ प्रॉफिट का नहीं सोचा जाता था और कंपनीज लॉस में जाते थे। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये बोला गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी जहाँ गवर्नमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी। साथ ही उन कंपनीज के बोर्ड में प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाएंगे जो कंपनी के प्रॉफिट का सोचेंगे। सो इन द स्टेटमेंट ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ए कमिटमेंट हैज बीन मेड टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू रिमेनिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस थ्रू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन द बोर्ड्स ऑफ दिस एंटरप्राइजेस। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and meet you in the next video.